शुभ प्रभात विद्यार्थियों। एक बार पुनः हम लोग हिंदी की कक्षा में आए हैं और हिंदी स्नातक के मेरे विद्यार्थियों, आप सेमेस्टर 3 में आपने बहुत सारी कविताओं का अनुशीलन भी किया है और कविताओं के बारे में आपने पढ़ा भी है। नई कविता के विषय में हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था और आज हम लोग नई कक्षा की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। नई कक्षा की प्रवृत्तियों के विषय में हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा की थी और कुछ प्रवृत्तियों पर हम लोगों ने ध्यान दिया था। हम लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया था कि नई कविता का उद्भव और विकास कैसे हुआ था, नई कविता की काल सीमा क्या है और नई कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं। मुख्य प्रवृत्तियों पर ध्यान रखते हुए हम लोगों ने लगभग 4 प्रवृत्तियाँ पूर्व की कक्षाओं में देखा है। अब हम लोग आगे की प्रवृत्तियों पर ध्यान देंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी तैयार होंगे और प्रवृत्तियों को पढ़ने के लिए आप तत्पर होंगे। चलें, जो चौथी प्रवृत्ति है, पूर्व की 3 प्रवृत्तियां मैंने पिछली कक्षा में आपसे चर्चा की थी। अब जो चौथी प्रवृत्ति है वह है कुंठाओं और वर्जनाओं से मुक्ति का संदेश। नई कविता में कुंठाओं और वर्जनाओं से मुक्ति का एक संदेश था और यह संदेश इस बात के लिए था कि जो पुरानी वर्जनाएं और कुंठाएं चली आ रही थीं, यह बहुत सारी कुंठाएं जो सामाजिक कुंठाएं थीं और वर्जनाएं थीं, किसको क्या नहीं करना है, कौन सा काम मूल्यों के अनुसार है, कौन सा काम मर्यादा संगत है और जो काम बिल्कुल धर्म के ठेकेदारों ने और समाज के ठेकेदारों ने जो जिस तरह की मर्यादाएं और जिस तरह के मूल्य थोप दिए थे, नई कविता उनसे मुक्ति का संदेश गान कर रही थी। और इनमें जो कुंठाओं से निकलने की छटपटाहट है, वो छटपटाहट इन कविताओं में दृष्टिगोचर हो रही थी। कवि बिल्कुल अकुंठ भाव से अपने मन की बातों को कहने में विश्वास रखने लगा था। देखिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उनकी जो किताब है, उस किताब में उन्होंने एक बड़े मार्के की बात कही कि नई कविता इस सारे के सारे जीवन और गरीबी का काव्य है, जिसमें व्यक्ति की चेतना जीवन के सारे व्यापारों में, खेत खलिहान में, नगर गांव में और व्यापक धरातल पर व्यक्ति की अनुभूतियों को स्वर देती है। मर्यादा और आस्था इस साधारण व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, यानी वह एक अकुंठ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है नई कविता। देखिए, एक उदाहरण से हम लोग सामने देखते हैं। ज्ञान और मर्यादा, उसका क्या करें हम? उनको क्या पीसेंगे या उनको खाएंगे या उनको ओढ़ेंगे या उनको बिछाएंगे? ज़रा देखिए कितना साहस है और कितना अकुंठ भाव से कवि यह बात कह रहा है कि ये जो ज्ञान और मर्यादा सदियों से हम पर थोपे जा रहे हैं, उस ज्ञान और मर्यादा का हम क्या करेंगे? वो ना हमें रोटी देते हैं, ना हमें कूटने पीसने के साधन देते हैं, ना हमारी भूख मिटाते हैं, ना जाड़े की रातों में हमें ओढ़ना और बिछौना देते हैं। तो इस ज्ञान और मर्यादा का हम क्या करें? कवि का यह अकुंठ भाव ही नई कविता की बहुत बड़ी विशेषता बनती है। दूसरी विशेषता इनकी है, अगली विशेषता जिसे हम कहेंगे वह है विवेक और विचार की कविता। यह जो नई कविता है वो विवेक और विचार की कविता है। विवेक मतलब तर्क संगत चिंतन और विचार मतलब नए विचार और नई भावनाओं का उद्भव का, यह नई भावनाओं का गान है। यह कविता, नई कविता जो है वह उनका गान है। अब देखिए, बाह्य स्थितियों के प्रति सतर्क और सचेत होकर के कवि मानसिक विश्लेषण की ओर बढ़ता है। और देखिए कवि किस तरह से कहता है, मैं खुद को कुरेद रहा था। बड़ी इसमें विचार देखिए और चिंतना देखिए, कवि की चिंतना इस उदाहरण में। कवि कहता है कि मैं खुद को कुरेद रहा था, अपने बहाने उन तमाम लोगों की असफलताओं को सोच रहा था जो मेरे नज़दीक थे। यह कालखंड कैसा था जिसमें बहुत सारे सपने टूट रहे थे, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी चली जा रही थी, शिक्षा बढ़ रही थी और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही थी। यह वह काल था और यह वह काल था जब भारत में बुद्धिजीवी वर्ग बिल्कुल तैयार हो रहा था
और युवा बुद्धिजीवी वर्ग जो तैयार हो रहा था वह कवि बन करके कह रहा है कि मैं खुद को कुरेद रहा था, अपने बहाने उन तमाम लोगों की असफलताओं को सोच रहा था। महत्वाकांक्षा के टूटने की ये कहानी है। आप अपने बहाने उन तमाम लोगों की असफलताओं को सोच रहा था जो मेरे नज़दीक थे। इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर जमी हुई काई और उगी हुई घास को मैं खरोच रहा था, नोच रहा था। कवि की यह जो बेचैनी है, यह विह्वलता है, यह जो उसकी व्यथा है, वह सीधे सीधे बिल्कुल सामने आती है। और कवि कहता है कि यह युवा वर्ग और आज का व्यक्ति जो लघु मानव है, जो समाज का सामान्य वर्ग का व्यक्ति है और जिसके लिए प्रतिष्ठा के लिए कोई शब्द नहीं है, शब्दकोश में जिसकी प्रतिष्ठा के लिए, वह सर्वहारा वर्ग और वह सामान्य व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो असफलताओं पर असफलताएं प्राप्त कर रहा है, उसके बारे में कवि सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सिर्फ सोच नहीं रहा हूँ, अपने भीतर को खुद को कुरेद भी रहा हूँ। और इस तरह साबुत और सीधे विचारों पर जमी हुई काई और उगी हुई घास को खरोच रहा था, नोच रहा था। कवि अपनी एक स्थिति का बयान कर रहे हैं और उस साबुत और सीधे विचारों को पर वो संधान कर रहे हैं कि वह साबुत और सीधे विचार क्या थे जिनके ऊपर काई जम गई थी और जिसके ऊपर घास जम गई थी। उसे निकालना और उसको पुनर्स्थापित करना कितना आवश्यक है। देखिए, विवेक और विचार की यह कविता है। आगे देखिए, अगली इसकी नई कविता की प्रवृत्ति है विसंगतियों का बोध। नई कविता मानव नियति को लेकर उसकी विसंगतियों के प्रति जागरूक रहती है। भारतीय राजनीति में निरंतर जो विसंगतियां उभरी हैं, सामाजिक और धार्मिक धरातल पर जो विरोधाभास आया था, उसे यह कविता मोह भंग की स्थिति में उजागर करती है। यह जो उदाहरण मैं आपको इससे संबंधित भी दूंगी और आप समझ सकते हैं कि नई कविता जो है वो संघर्ष कर रही थी। किन चीज़ों से संघर्ष कर रही थी? वो जो मूल्य स्थापित किए गए थे और जिन मूल्यों के और समाज के ठेकेदारों ने वो जो मूल्य थोपा था आम आदमी पर, जिसका यथार्थ उसकी भूख थी, उसका श्रम था और उसकी असफलता थी, उस पर जो धर्म के मूल्य और समाज के मूल्य, ज्ञान के मूल्य, मर्यादाओं के मूल्य जो थोपे गए थे, उनसे विरोध की ये कविता थी। उन विसंगतियों से लड़ाई की ये कविता थी। कवि इस समय बहुत मुखर हो जाता है और उनको पहचान लेता है, उन विसंगतियों को नई कविता के माध्यम से। और देखिए किस तरह से उभर कर कवि का आक्रोश, नाराज़गी, घृणा और विद्रोह उभर कर आता है। आक्रोश के साथ निषेध के भी तेवर देखे गए हैं, यानी कवि सीधा सीधा इस बात के लिए इनकार कर रहा है कि वो थोपी गई मान्यताओं को निभाएगा या ढोएगा। कवि कहता है, आदमी को तोड़ती नहीं है लोकतांत्रिक पद्धतियाँ, आदमी को तोड़ती नहीं हैं लोकतांत्रिक पद्धतियाँ, केवल पेट के बल उसे झुका देती हैं। धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना लेने के लिए उसे शिष्ट, राजभक्त, देश प्रेमी नागरिक बना लेती हैं। ये उस समय की राजनीति पर बहुत तीखा प्रहार है। भारत की राजनीति लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है और इस राजनीतिक व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार कितने हो रहे हैं और ये लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से अपने सच्चे अर्थ में न होकर के मानव के शोषण का हथियार बन गई है, इसको कवि जो है वो खोलता है और जनता के समक्ष रखता है, पहचानता है, खोलता और जनता के समक्ष कवि इसको रखता है। कवि कहता है कि आदमी को तोड़ती नहीं हैं लोकतांत्रिक पद्धतियाँ, केवल पेट के बल उसे झुका देती हैं। धीरे धीरे अपाहिज, धीरे धीरे नपुंसक बना देने के लिए, सोचिए, अपाहिज बना देना यानी उसके अंगों का निस्तेज कर देना, निष्प्रभ कर देना, निष्क्रिय कर देना
और नपुंसक बना देना, उसके अंदर के पुरुषार्थ की समूची महत्वाकांक्षा को नेस्तनाबूद कर देना, यह उस समय का काल बोध था, युग बोध था कवि का। और यह युग बोध उस समय की नई कविता में प्रत्यक्षतः झलकती है। कवि को यह कहने में ज़रा भी गुरेज नहीं है कि शिष्ट, राजभक्त, देश प्रेमी नागरिक यह लोकतांत्रिक पद्धतियाँ बना देती हैं। कवि सीधे सीधे सत्ता से और राजनीतिक व्यवस्था से टक्कर लेता है इस नई कविता में। आगे की प्रवृत्तियों की ओर हम देखें। अगली प्रवृत्ति है द्वंद्व और संघर्ष। जब कवि हिम्मत करता है और जब कवि नई कविता में साहस करता है व्यवस्था से लड़ने के लिए और व्यवस्था की विसंगतियों को उजागर करने के लिए, तो अवश्य उसे संघर्ष और द्वंद्व के बीच से गुजरना पड़ता है। संघर्ष और द्वंद्व के बीच से ये नई कविता गुजरती है और ये आत्मसंघर्ष की कविता बन जाती है। अक्सर नई कविता का आत्मसंघर्ष काव्यात्मक बनावट में सामाजिक बुनियादी मुद्दों को उठाता है और आज की व्यवस्था में उस व्यवस्था से जुड़े हुए समूचे प्रश्नों में कविता संघर्ष का मार्ग ढूंढने लगती है। यह नई कविता का धरातल बहुत व्यापक है और बहुत विस्तृत है। यह संघर्ष आत्मीय प्रसंगों में भी उभरता है। यह सहानुभूति, अनुभव, संवेदना के स्तर पर भी यह निकल कर सामने आता है। उसमें सामाजिक और मानवीय व्यापार और संबंध उभरते हैं। ये कविताएं विषमता से जूझती हैं और नया रास्ता ढूंढने के और सुझाने का, दोनों का प्रयास करती हैं। परिस्थितियों को बदलने और उनसे बाहर निकलने की जो छटपटाहट इन कविताओं में दिखाई पड़ती है, वही इस कविता की मुख्य प्रवृत्ति बनती है। देखिए, इनको एक उदाहरण से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। जब भी मैंने उनसे कहा कि देश, शासन और राशन, जब भी मैंने उनसे कहा कि देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे रोक दिया। उन्होंने मुझे रोक दिया है। वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं। कवि कितना स्पष्ट है यहाँ, कोई लाग लपेट नहीं कर रहा है, किसी तरह के छंद अलंकार के चक्कर में कवि नहीं पड़ रहा है, कोई विशिष्ट शैली के लिए कवि का कोई आग्रह नहीं है। कवि का पहला आग्रह है अपनी बात को और अपने चिन्हित किए गए मुद्दों को सीधे सीधे कविता में रच देना। नई कविता की यही खासियत उसे नई कविता बनाती है। आप फिर से देखिए कि कवि ने साफ साफ उन पूंजीपतियों को, साफ साफ उन राजनीतिक मठाधीशों को, साफ साफ उन धर्म के ठेकेदारों को उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे रोक दिया है। यानी वो बिल्कुल उनकी तरफ उंगली उठा रहा है। कवि को कोई गुरेज नहीं है उंगली उठाने से। वह उंगली उठा रहा है और उंगली सीधे सीधे दिखा करके कह रहा है कि वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं। और कवि पाठकों का ध्यान और कविता प्रेमियों का ध्यान, आम जनता का ध्यान उस ओर ले जाता है और कहता है कि ये लोग हैं जिन्होंने मुझे असली अपराध के मुकाम पर उंगली रखने से मना किया है। नई कविता की यह खासियत है कि उसमें किसी प्रकार का बहुत ज़्यादा शैली का आग्रह नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टाइल के लिए कोई मारा मारी नहीं है, कोई रस अलंकार छंद के लिए कवि का किसी प्रकार का की सोच नहीं है, कोई आग्रह नहीं है, कोई बंधन नहीं कवि स्वीकार करता है। अगर कवि के दिमाग में कोई बात आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि यह बहुत सामाजिक चेतना की बात है, जनपक्षधरता की बात है और जनपक्षीय चेतना की बात है, तो कवि उसे तुरंत अपनी लेखनी से प्रस्तुत करता है और वो नई कविता बन के सामने आ जाती है। अगला है, देखिए, परिवेश संबंधी सत्यों का प्रकटन। ये लगभग एक ही तरह की बातें हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ।
कवि जिस परिवेश में रहता है, जिस भी परिवेश में कवि रहता है, उसके सत्य की वह पहचान करता है और उस सत्य को वह यथार्थ रूप में प्रकट करने का साहस भी कवि के अंदर होता है। अब जैसे देखिए, नई कविता ने समय जीवन की प्रामाणिक अनुभूतियों को उनके जीवंत परिवेश में अभिव्यक्त किया है। विषय या अनुभूति के अभिजातीय और भिन्न भिन्न दृष्टियों या वादों से बने हुए उसके घेरों को तोड़कर व्यक्ति द्वारा भोगे हुए जीवन के हर छोटे बड़े सत्य को प्रतीकों और बिंबों से कवि ने अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। कवि ने कविता की सार्थकता समझी है इसी में कि वह समाज का सत्य और यथार्थ, परिवेश संबंधी यथार्थ को प्रकट करे, बल्कि बदलते हुए संदर्भों में परिवेशगत परिवर्तन केवल नगर के जीवन में ही नहीं आए, बल्कि इस नगरीय यांत्रिकता का जो दबाव था, जो इसका दुराग्रह था, इस दुराग्रह का प्रभाव ग्रामीण जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित करता है और ग्रामीण जीवन भी अस्त व्यस्त सा हो रहा है। कवि की नज़र गाँव में बसे हुए उस समाज के ऊपर भी है जो निश्चिंत होकर के श्रम कर रहा है, लेकिन यह जो शहरी यांत्रिकता है, यह जो पूंजीवाद है और यह जो नए प्रकार का एक औद्योगिक पूंजीवाद का जो प्रकोप बढ़ा है, उससे गांव की जनता और गांव का समाज भी किस प्रकार से परेशान हो रहा है, बेहाल हो रहा है, बदहाल हो रहा है, कवि की नज़र वहाँ भी है। कवि परिवेश के परायेपन से उपजी पीड़ा और नॉस्टैल्जियों के रूप में प्रकट हुई है। ये जो नॉस्टैल्जी के रूप में जो उभरती है, यह एक बहुत बड़ी विसंगति भारतीय समाज की बनती जा रही थी, उस समय का सत्य होता जा रहा था और कवि ने बहुत जल्दी इसकी नई कविता में इसकी पहचान की और इसी पहचान की कविता नई कविता बनी। तो नई सभ्यता ने केवल शहर के आदमी को ही नहीं तोड़ा, बल्कि गांव के आदमी को भी गांव से बेगाना कर दिया, उसे परायापन से भर दिया, उसकी संवेदनाओं को शून्य कर दिया। ये नई सभ्यता की विडंबना थी और कवि ने इस विडंबना को बड़े यथार्थ रूप में, बड़ी सादगी से उसने प्रकट किया है। एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। याद आते हैं घर, याद आते हैं घर। कवि गांव शहर में है, उसे गांव की याद आती है और वह उस गांव की याद आती है जिसे वह छोड़कर आया है और उस छोड़े हुए गांव को ये कवि याद कर रहा है। याद आते हैं घर, गली, चौपाल, कुत्ते, मेमने, मुर्गे, कबूतर, नीम तरू पर सूख कर लटकी हुई कड़वी तुरई की बेल, टूटा चौतरा, उखड़े ईंट पत्थर, बेधुली पोशाक पहने गांव के भगवान मंदिर याद आते हैं। आप देखिए, ये गांव का इतना सच्चा चित्र है और इस सच्चे चित्र पर कवि को जरा भी कुंठा नहीं है कि वह इस यथार्थ चित्र को वो प्रकट करे और गांव का यह दृश्य किसी भी तरह से एक अभिजात्य दृश्य नहीं कहा जा सकता है। यह एक सामान्य दृश्य है और सामान्य समाज का चित्र है, पर कवि को कोई कुंठा नहीं है। वो इस सत्य का प्रकटन करने में कवि बिल्कुल निसंकोच है और यही नई कविता है। वह गांव की पूरा चित्र उभार करके, गांव का पूरा चित्र उभार करके अपने शब्दों से रख देता है और एक शब्द चित्र वह खींच देता है कि वह गली, चौपाल, कुत्ते, मेमने, मुर्गे, कबूतर, नीम तरू पर सूख कर लटकी हुई कड़वी तुरई की बेल। कवि को वह याद आता है कि वह तुरई की बेल भी नीम के पेड़ पर सूख कर लटकी हुई थी। वह याद करता है कि वह टूटा हुआ चबूतरा था। चौतरा का मतलब चबूतरा। वह टूटा हुआ चबूतरा था, वह उखड़े हुए ईंट थे, ईंट और पत्थर थे और बेधुली पोशाक पहने गांव के भगवान मंदिर। गांव का जो मंदिर होता है उसमें किसी
शहर के मंदिर की तरह रोज़ रोज़ पोशाक नहीं बदले जाते हैं और देवताओं का सौंदर्य करना और देवताओं का रोज़ महिमा मंडन करना और रोज़ वहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपतियों का आकर चढ़ावा चढ़ाना, यह सब गांव के मंदिरों में नहीं होता है। गांव के मंदिरों में ऐसा ईश्वर का साजो सज्जा समय समय पर पर्व त्यौहार में होता है। रोज़ वहाँ के लोगों की यह फुर्सत नहीं होती है, वो श्रम में जुटे हुए होते हैं कि वो इस तरह से गाँव के मंदिरों का महिमा मंडन करें, साजो सज्जा करें। तो कवि इन सब बातों को बड़े निसंकोच भाव से, निकुंठ रूप से वह प्रकट करता है और यही नई कविता बनती है। तो मेरे विद्यार्थियों, आप समझ रहे होंगे कि आपने नई कविता की क्या खासियतें हैं। नई कविता में वह रूमानीपन, वह जो शैली का जो एक चिकनाहट और एक जो शैली के प्रति की चेतना, शैली के प्रति एक चेतना जो थी इनकी प्रयोगवाद में, वह नई कविता में उस तरह का कोई आग्रह नहीं है। कवि को जो बात जहाँ चुभती है और जहाँ उसे कचोटती है, जहाँ जो बात उसे दबाव डालती है, वह उस बात को कविता में प्रकट कर देता है और वही नई कविता बन जाती है। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। आप पुनः इसका पाठ कीजिएगा और इस तरह की कविताओं को, उस कालखंड की कविताओं को निकालिएगा, 1951 के बाद की कविताओं को निकालिएगा, उन कवियों की कविताओं को निकालिएगा जिसमें रघुबीर सहाय हैं, धूमिल हैं, जिसमें बहुत सारी कविताएं अज्ञेय की हैं, केदारनाथ अग्रवाल की बहुत सारी कविताएं हैं। तो इन कवियों की कविताओं को आप निकालेंगे। मुक्तिबोध की अनेक कविताएं हैं, सारी कविताओं को, इन सब कविताओं को निकालेंगे और उसमें उन कविताओं का पाठ इन प्रवृत्तियों के आलोक में करेंगे तो आप बहुत आपको आनंद भी आएगा और आपको बातें बड़े ध्यान से, बारीकी से इन बातों को आप समझ पाइएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और प्रवृत्तियों को लेकर। उम्मीद है आपने मेरे क्लास को एंजॉय किया होगा, आपने इसका आनंद उठाया होगा और बातों को समझा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय स्टूडेंट्स।